गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन कर रहे थे, जो कि बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम गुलाम वंश और खलजी वंश का अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम तुगलक वंश से कंटिन्यू करेंगे। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। तुगलक सुल्तान करौना तुर्क या मिश्रित तुर्क थे, क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदू माँ और तुर्क पिता के संतानों को करौना तुर्क कहा जाता है। तुगलक किसी जाति का नाम न होकर गयासुद्दीन तुगलक का व्यक्तिगत नाम था, इसीलिए इतिहासकारों ने सुविधा के लिए संपूर्ण को तुगलक वंश नाम दिया है। तुगलकों ने दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय 94 वर्ष तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में खुसरो शाह को पराजित कर तुगलक वंश की स्थापना की। इससे पहले वह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत दीपालपुर पंजाब के गवर्नर थे। गयासुद्दीन एक हिंदू जाट महिला का पुत्र था। उसने अलाउद्दीन को कठोर नीति के स्थान पर उदारता की नीति अपनाई। खुतों व मुकद्दमों को हक खोती के पुराने अधिकार लौटा दिए, किंतु किस्मत खोती का अधिकार नहीं दिया। मुबारक शाह द्वारा शुरू की गई जागीर व्यवस्था को जारी रखा गया। गयासुद्दीन भूमि माप की अलाउद्दीन के समय से जारी प्रथा को त्याग कर उसके स्थान पर गल्ला बटाई और नक्श प्रथा को पुनः शुरू किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने कृषकों के प्रति सहयोग व उदारता का दृष्टिकोण अपनाया। वह भूमि कर कम कर 1/3 कर दिया, ऋणों की वसूली को बंद कर दिया। उसने यह आदेश दिया कि भू राजस्व एक बार में 1/11 से ज़्यादा न बढ़ाया जाए। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराया गया और ऐसा करने वाले गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान थे। किसानों की स्थिति सुधारने, कृषि उपज व कृषि योग्य भूमि विस्तार हेतु उन्होंने प्रयास किए। ये गयासुद्दीन की भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन के प्रमुख उद्देश्य थे। यातायात व डाक व्यवस्था में सुधार कर तीव्र बनाने का श्रेय गयासुद्दीन को है। 1322 ईस्वी में गयासुद्दीन ने शहजादे जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण विजय के लिए भेजा। जौना खां ने वारंगल व मदुरा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इनमें वारंगल तेलंगाना प्रथम था। वारंगल का नाम सुल्तानपुर रखा। अलाउद्दीन ने दक्षिणी राज्यों से सिर्फ अधीनता स्वीकार करवाई, अतः खिलजी काल की तुलना में यह महत्वपूर्ण विदेशी नीति का परिवर्तन था। गयासुद्दीन ने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत काम्पिली को छोड़कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इससे दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रीय विस्तार अधिक हो गया, जिसके कारण असंख्य विद्रोह हुए एवं सुल्तान कमजोर हुए। गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल के विरुद्ध था। बलबन के पुत्र बुगरा खां के समय से बंगाल स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी, काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा। यह उपाधि मंगोलों को पराजित करने के उपलक्ष्य में धारण की थी। उसने शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। वह संगीत विरोधी था। अफगानपुर के लकड़ी के मंडप का निर्माण अहमद अयाज ने करवाया था। गयासुद्दीन का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव था। बंगाल अभियान से लौटते समय औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्त। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद के पास अफगानपुर गांव में गयासुद्दीन के स्वागत के लिए निर्मित लकड़ी का महल गिरने से 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। उसे तुगलकाबाद में ही दफनाया गया। इब्न बतूता के अनुसार जौना खां को जिम्मेदार माना गया है। बर्नी व फरिश्ता इसे मात्र घटना मानते हैं। उसने आर्थिक अपराधों व बकाया राजस्व ऋण वसूली के लिए दिए जाने वाले शारीरिक दंड की प्रथा को त्याग दिया। गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद के किले का निर्माण करवाया। उसने भू राजस्व में राज्य की मांग का आधार हुक्म में हासिल पैदावार के अनुसार किया, जिसमें फसल के नुकसान को समायोजित करने के प्रावधान थे। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के विपरीत उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्म मियामी या मध्यपंथी की नीति कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान, विवादित व विरोधाभासों से युक्त सुल्तान था। बलबन के लाल महल में मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्यारोहण किया। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। उसे उलूग खां की उपाधि मिली थी।
अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता उसके काल में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बाद में कुछ मनमुटाव के कारण इब्न बतूता को जेल में डाल दिया। इब्न बतूता के अनुसार तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। इसके समय के एक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन तरमाशरीन के नेतृत्व में 1328-29 ईस्वी में हुआ, किंतु सुल्तान ने मंगोल नेता को संभवतः घूस देकर लौटा दिया। अब्बास द्वारा रचित मसालिक उल अब्सार नामक अरबी रचना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में लिखी गई थी। इससे इस काल की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। राजमुंदरी अभिलेखों में जौना खां को दुनिया का खान कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। बर्नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। देवगिरी को राजधानी बनाना 1327 ईस्वी। द्वितीय, सांकेतिक मुद्रा का चलाना 1327 ईस्वी। खुरासान अभियान 1332 से 1334 ईस्वी। 1332-1334 ईस्वी में कराचिल अभियान और 1335-36 ईस्वी में दोआब में कर वृद्धि। ये 5 मुख्य योजनाएं थी। खुरासान अभियान के लिए वहाँ के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध एक मैत्री संगठन बना, जिसमें शामिल थे मोहम्मद बिन तुगलक, मंगोल शासक तरमाशरीन और मिस्र का सुल्तान राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया। वह देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम भी कहा गया है। इस्लामी के अनुसार सुल्तान ने दिल्ली वासियों को दंडित करने के लिए राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली वासियों ने सुल्तान को धमकी भरे पत्र लिखे, अतः वह उन्हें दंड देना चाहता था। इब्न बतूता ने लिखा है कि राजधानी परिवर्तन की आज्ञा देने के बाद उसने समस्त दिल्ली की तलाशी लेने की आज्ञा दी, तो उसे मात्र एक अंधा व एक लंगड़ा व्यक्ति मिला। बर्नी के अनुसार नई राजधानी को साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण चुना। बर्नी लिखता है कि नगर अर्थात दिल्ली इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतों, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सांकेतिक मुद्रा कांसे का टंका के चलने से राजकोष रिक्त हो गया, क्योंकि इसमें कांसे के टंके का मूल्य चांदी के टंके के बराबर कर दिया। व्यापारियों ने कांसे के टंके लेने से इनकार कर दिया। अंत में सुल्तान को योजना ताकनी पड़ी। वह कांसे के टंके के बदले लोगों को चांदी के टंके दिए, जिससे राजकोष रिक्त हो गया। लोगों ने कांसे के टंके बनाकर चांदी के टंके ले लिए। बर्नी लिखता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था तथा तुगलकाबाद के सामने कांसे के टंकों का पहाड़ जैसा ढेर लग गया। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक से पूर्व चीन के मंगोल शासक कुबलई खां व फारस के शासक गैताखू या कैखतू खां गजन खां ने भी सांकेतिक मुद्रा चलाई। कुबलई खान ने चीन में कागज की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। दोआब में कर वृद्धि की योजना भी अकाल व महामारी की वजह से असफल हुई। दोआब में अकाल पड़ने के बाद सुल्तान ने दिल्ली छोड़कर 100 मील दूर गंगा के किनारे स्वर्गद्वारी नामक शिविर में निवास किया। वह 2.5 वर्ष वहीं रहे। स्वर्गद्वारी कड़ा नामक इक्ता के क्षेत्र में आता था। मोहम्मद बिन तुगलक अकाल पीड़ितों को सहायता देने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने अकाल संहिता बनवाई। उसने सोने का नया सिक्का चलाया जिसे दिनार कहते थे। इब्न बतूता इसका तोल 200 ग्रेन बताता है। उसने अदली नामक 140 ग्रेन का चांदी का सिक्का भी चलाया। फसलों में चक्रावर्तन पद्धति रोटेशन ऑफ क्रॉप्स को अपनाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों की सहायतार्थ दीवाने कोई की स्थापना की एवं तकावी कृषि ऋण प्रदान किए। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए, जिसमें से अधिकतर 27 दक्षिण में हुए। विद्रोहों के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वह आरंभिक काल में उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय देता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क मुल्तानी का विद्रोह सर्वाधिक भयंकर था। आइन उल मुल्क ने इंशाए महरू नामक पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक में फिरोज तुगलक की शासन व्यवस्था की जानकारी है। दक्षिण में बहाउद्दीन गुरशस्प, बंगाल में गयासुद्दीन, मुल्तान में बहराम किशलू खां एवं माबर में सैयद हसन खां ने विद्रोह किए। बहाउद्दीन गुरशस्प को कांगपिल्य के राजा ने शरण दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। उसके समय में ही संपूर्ण दक्षिण भारत को जीता गया। वह दक्षिण भारत स्वतंत्र भी हो गया।
तुगलक साम्राज्य के अवशेषों पर दक्षिण में विजयनगर व बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। उसने दक्षिण में 100 गांवों पर अमीर सादा नियुक्त किए। इन सादा अमीरों ने ही सर्वाधिक विद्रोह किए। सादा अमीर शाही सेवा में विदेशी अमीर थे। सुल्तान ने उश्र व जकात को छोड़कर शेष सभी कर समाप्त कर दिए। योग्यता के आधार पर नियुक्ति एवं नस्ल व वर्ग भेद की समाप्ति मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसके अमीर वर्ग में खानदानी अमीरों के अतिरिक्त मंगोल, विदेशी तथा हिंदू भी थे। सुल्तान के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। मलिक हाजी इलियास सुल्तान से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। मलिक हाजी इलियास सुल्तान शमशुद्दीन के नाम से बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा। इसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने होली व अन्य हिंदू त्योहारों में भाग लिया। बलबन की भांति मोहम्मद बिन तुगलक भी सुल्तान को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया मानता था। उसने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमाओं के विरोध से परेशान होकर राजनीतिक मजबूरियों के कारण मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त किया तथा खुतबा व सिक्कों पर अपने नाम को हटवाकर उसके स्थान पर खलीफा का नाम अंकित किया। 1337 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण के समय उसने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट नहीं किया। उसने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। 1340 ईस्वी में खलीफा के उत्तराधिकारी ग्यासुद्दीन मोहम्मद को मिस्र से दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया। वह मिस्र में भिखारी की भांति जीवन जी रहा था। सुल्तान ने एकताओं की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ज्योतिष, गणित एवं चिकित्सा शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान था। वह एक अच्छा कवि व संगीत प्रेमी था। सुल्तान ने जैन विद्वान जिन प्रभसूरी व राजशेखर का सम्मान कर धार्मिक उदारता का प्रमाण दिया। हिंदू योगियों व जैन संतों से परिचर्चा के मामले में वह अकबर का पूर्वगामी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान जम्बू जी के साथ वाद विवाद कर उसे धन व भूमि अनुदान दिया। उसने शत्रुंजय व गिरनार के मंदिरों की भी यात्रा की। रतन नामक हिंदू को उसने सिंध का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया। सिंध थट्टा के विद्रोह 1351 ईस्वी में हुए उसको दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई। रतन के अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने एक हिंदू मंत्री साईं-राज को धारा का नायब वजीर तथा बाजरान इंद्री को गुलबर्गा का वजीर बनाया। मीरन राय भी एक हिंदू पदाधिकारी था। बदायूनी लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से व प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। एल्फिस्टन का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश विद्वान था। हेवल, एडवर्ड, थॉमस स्मिथ ने भी इस मत का समर्थन किया है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार उसने विरोधी तत्वों का मिश्रण था। उसकी असफलता का कारण उसका निजी व्यक्तित्व था। उसे अभागा आदर्शवादी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत अच्छा श्रुति लेखक था। शेख नासरुद्दीन चिराग दिल्ली सुल्तान के विरोधियों में था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के अंत में हताश होकर कहा कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है, यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 12 मुख्य भागों में बटा हुआ था, परंतु वास्तव में तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। 1341 ईस्वी में उसने दरबार में चीन के सम्राट तोगन तिमुर ने भी एक शिष्टमंडल बौद्ध मंदिरों को देखने व उनके रखरखाव के हेतु भेजा गया था। 1342 में इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर चीनी सम्राट तोगन तिमुर के दरबार में भेजा। इब्न बतूता ने इस काल की घटनाओं का वर्णन अपनी पुस्तक रेहला में किया है। थैंक यू।